Нет, मेरा पुत्र क्या जिंदा भी था इन्हें मेरे वही पुत्र एक अनोखा केस, वाटर बोर्ड के मुलाजिम और सियासी वर्कर का अगवा। अल्लाह वास्ते वाली अपील है साडा भाई सन ढूंढते हुए जिंदा या मुर्दा है। तस्वीर अकरम गोंदल की, कागजात में किसी और का नाम। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी और डेड बॉडी के ऊपर तस्वीर लगा दी है उनकी, जी सर, जख्मी हालत में, और कहा जी। गया है कि ये बंदा है। खबर के अंदर है किसकी लाश, पुलिस किस पर है मेहरबान। डेटा इंटर उसका हो रहा है परसों 13 तारीख को। वहाँ पे भले पैसा दिया है या जैसे भी इन्होंने किया है, MLO की इन्होंने मिसाल बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया है पुलिस ने 13 तारीख को, और उस पर डेट 4 तारीख की लिखवाई है। हादसा या कत्ल, केस मुअम्मा बन गया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जिंदा हालत में जी मिला जी है? जिंदा हालत में यहाँ हमारे पास आया तशद्दुदशुदा बिल्कुल 7 तारीख को जब वहाँ गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। कराची पाकिस्तान का वो बदकिस्मत शहर है जहाँ पर लोगों का लापता हो जाना, गुमशुदा हो जाना और उसके बाद उनकी लावारिस लाश मिलना या बोरी बंद लाश मिलना कोई अनहोनी बात नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता कराची वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया और वो इस चीज़ के आदी हो गए कि हाँ, ये तो होगा कि यहाँ पर जो रहते हैं उसको इसकी कीमत तो भरनी पड़ेगी कराची में रहने की, कि उनकी लाशें जगह जगह से मिलेंगी। पहले ये वाक़यात बहुत तसलसल के साथ होते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से इन वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आई थी। लेकिन आज हम जिस स्टोरी को कवर करने के लिए आए हैं वो इकराम गोंदल की है। इस वक्त मैं और मेरी टीम शाह टाउन में मौजूद हैं, जो कि बिन कासिम के करीब एक इलाका है, और यहाँ पर इकराम गोंदल रिहाइश पजीर थे और वो 4 मई को अपने घर से जाते हैं, लेकिन फिर कभी आज तक वापस नहीं आए। और जिस कंडीशन में वापस मिले वो जब आपको आगे शो में चल के दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं इकराम गोंदल के घर और जानते हैं कि जब वो गुमशुदा हुए और लापता हुए तो फिर उनकी फैमिली पर क्या गुजरी। मेरा पुत्र क्या जिंदा भी था इन्हें मेरे वही पुत्र मेरे साथ उनकी फैमिली मौजूद है अकरम की, और मैं तस्दीक कर दूं कि पहले में उनका नाम इकराम मेरा था, लेकिन उनका नाम अकरम है क्योंकि FIR में इनिशियल उनका नाम इकराम लिखा हुआ था, तो हमने उसी नाम को सही जाना। लेकिन अब फैमिली ने तस्दीक कर दी है कि उनका नाम अकरम गोंदल है। इस वक्त अकरम गोंदल के भाई ज़फ़र मेरे साथ मौजूद हैं, उनके भाई जावेद हैं, उनके कज़न हैं, उनकी वालदा, उनकी बहन और भाभी मेरे साथ हैं, और इनसे इस सारी सूरत हाल को जानते हैं कि जब वो यहाँ से लापता हुए तो इस फैमिली पर उस वक्त क्या गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, ज़फ़र के कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 6 भाई हैं और एक बहन है हमारी। 6 भाई और एक बहन है। एक बहन है। और आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? हाँ, मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। जी, जनाब। आप लोग कराची कब शिफ्ट जी हुए? कराची तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। जी जी 25 तो साल। आप लोग जब कराची शिफ्ट हुए तो फिर आप लोगों का जरिया माश यहाँ पे क्या था? क्या फिर बड़ा भाई स्टील मिल में था, उसके साथ हम रहते थे। फिर अच्छा। आगे हमने कारोबार अपने बना लिए। मैं ठेकेदारी करता हूँ, ये भाई भी ठेकेदारी करता है, ये मेरा कज़न भी ठेकेदारी करता है। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो बड़े भाई थे जी मोहम्मद अकरम। अकरम, वो सबसे बड़े थे? ना, वो बड़े से छोटे थे। ठीक है। और वो करते क्या थे अकरम? जी, वो बस पेपर पार्टी में थे और वाटर सप्लाई पे गवर्नमेंट की जॉब थी। जी हाँ, अकरम गोंदल वाटर बोर्ड कराची में एक वाटर पंप पर बतौर ऑपरेटर काम करने के साथ साथ एक सियासी जमात के मुतहर्रिक कारकुन भी थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस खानदान पर कयामत टूट पड़ी। इन रोती आंखों के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी है। उनकी शादी हुई क्या? ना ना नहीं, शादी नहीं हुई। उनकी शादी नहीं हुई? ना, उसकी शादी नहीं हुई। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की उनकी शादी हो? हाँ, बस वो शादी उसने की नहीं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि उनके साथ कौन रहता था? साथ उसकी कोई भी नहीं रहता था। मैं आता था बस कभी कभार बैठना, बातचीत करनी, फिर हम घर चले जाते था। थोड़ा सा घर हमारा साइड पे था, वो इधर इरमान सिटी में हमारा घर है जिसमें वो रैश वजीर था। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि अकरम जो थे वो अकेले रहते थे, शादी उन्होंने नहीं की थी, और घर यहाँ जो उनकी फैमिली जहाँ पे रहती है इनसे करीब उन्होंने घर लिया हुआ था जी जी अपना। जी हाँ, तो- मेरे घर में रहते थे। लिया नहीं तो घर हमारा था। आप ही का घर था? जी, जी, आप ही जी। घर में रिहायश जी हाँ, पजीर थे? रिहायश थी। उस घर में और कोई नहीं रहता था? ना ना, कोई नहीं रहता। लेकिन अकेले मुकीम थे वो? जी जी। तो उनकी क्या रूटीन होती थी? रूटीन सर सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाते थे, तो
ये छुट्टी होनी तो फिर भला भला हो सके पीछे सियासी लीडरों के साथ घूमना, इधर उधर जाना। अच्छा, जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं। सर सुबह 8 बजे वो 4 तारीख यहाँ से निकला ईद के दूसरे दिन, तो यहाँ से गया ईद का दूसरा दिन था? जी ईद का दूसरा दिन यहाँ से शहर गया है। तो जो लोकेशन उसकी मोबाइल की आई है वो आई है वहाँ कैदाबाद की। कैदाबाद लोकेशन उसकी बंद हो गई है दिन 2:12 तकरीबन 52 सेकंड पे। घर से ड्यूटी पर निकलने वाला अकरम गोंदल अचानक कैसे लापता हो गया? क्या कोई उसके ताक़ुब में था? क्या कोई जल रहा था इंतकाम की आग में और था मौके की तलाश में? अकरम के ख़ानदान की बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। आपकी कितनी कैसी दोस्ती थी अपने भाई से? भाई से बस बेहतरीन दोस्ती सी, आता था, मिलता था, जाता था। जब भी कहीं आगे पीछे जाना बता के जाता था, मैं भाई वहाँ पे जा रहा हूँ। और कराची से बाहर जब भी जाता था, लेकिन हमें ज़रूर वो बता के जाता था। कराची के अंदर जब भी गया है, क्यों नज़दीक होता था, रात को अक्सर वो आ जाता था यहाँ ही। आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई थी? आखिरी मुलाकात मेरी 28 तारीख को हुई, रमज़ान की ईद मुलाकात आपकी नहीं हुई? ईद पे नहीं हुई। आपकी 28 तारीख को मुलाकात होती है, उसके बाद आपके भाई 4 मई को आखिरी दफ़ा आपके ये भाई मिलते हैं। उसके बाद 4 मई के बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई? नहीं मुलाकात हुई। उसके बाद आपको आइडिया कब हुआ कि भाई आइडिया सर हमें यह था भाई जो भाई नहीं आया, बिलावल उसका रैली का और जलसे का प्रोग्राम था एयरपोर्ट पे। हमें यही था वो इंतज़ामिया में हो सकता है वो उधर हो, लेकिन भाई जलसा ख़त्म हुए 14 को जैसे पता चला भाई इसका जलसा 15 तारीख को जलसा था। 15 को भाई जलसा चलो ख़त्म हुआ। दोस्तों से बात हुई, कज़न से बात हुई कि चलो जलसा निकल जाए, उसके बाद अगर इधर हुआ तो आ जाएगा। लेकिन जब जलसा ख़त्म हुआ है हमें पता चला भाई वो नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली कि आखिर इतने दिन तक फैमिली को आइडिया क्यों नहीं हुआ कि वो 4 मई से लापता हैं, जबकि 15-16 तारीख आ चुकी थी जी। तो इनका कहना है कि वो अक्सर जब भी ये, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, सियासी तौर पर बहुत सरगर्म थे, तो वो जब जाते थे कोई जलसा होता था तो उसमें वो इंतज़ामिया में भी होते थे और इस वजह से काफ़ी दिन घर नहीं आते थे। तो इनको यही आइडिया था कि वो अपने उन्हीं कामों में मशगूल हैं, तो इसलिए फैमिली ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि कोई मसला हुआ होगा। फिर आपको पता कब चला जावेद कि भाई जो हैं वो खैरियत से नहीं है और वो लापता है? वो सर हमें 15 तारीख को पता चला है। 15 को जैसे पता चला है, भाई को कज़न गया है कच्ची एनओसी कटा के आए हैं, भाई हमारा भाई लापता हो गया है। आपको पता कैसे चला? पता ये एक बंदा हमारे पास आया था वाटर पंप पे, ढूंढता भाई ये बंदा ड्यूटी पे भी नहीं आ रहा, लिहाजा जो है इसका मोबाइल अच्छा, भी इसका वो जो बंद उनकी है। गवर्नमेंट की जॉब थी उधर से ऑफिस से लोग आ गए कि भाई वो ऑफिस के पे नहीं आ रहा, ऑफिस में नहीं आ रहा ठीक है। क्योंकि उसने कभी छुट्टी की नहीं है ना, कहीं बाहर जाता छुट्टी होती नहीं, वरना तो छुट्टी इस अदारे के अंदर रह, उसने छुट्टी कभी की ही नहीं है। ड्यूटी अपनी पाबंदी से वो करता था। और जब वो ड्यूटी पे नहीं गए तो वो ड्यूटी लोग पे पहुंचे, वो लोग तब फैमिली पहुंचे। को आइडिया हुआ जी, कि जी। वो ना यहाँ है ना वहाँ है। जी जी। अकरम ना किसी सियासी सरगर्मी में मशगूल था, ना ही अपनी जॉब पर था, तो फिर कहाँ था वो? वुरसा के दिल में खदशात सर उठाने लगे। मुख्तार साहब, मुझे बताइएगा कि जब आपको ये इत्तला मिलती है कि वो ना ऑफिस हैं, ना जहाँ पे वो जाते हैं जी। अपनी सियासी एक्टिविटीज़ करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, वहाँ पर भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, फिर जी। आप लोगों ने क्या सोचा, क्या हुआ सर है? हमने सबसे पहले जो है उसका मालूमात ली जाके जिना से, उसके अलावा येदी वालों से मालूम किया, जिना वालों से मालूम किया, येदी वालों से मालूम किया। उसके बाद जो अब कहीं नहीं पता चला तो हमने उसकी एप्लीकेशन थाने में दी कि भाई ये हमारा भाई जो है ये मिसिंग है। तो 3 दिन जब फिर हमने छानबीन की, 3 दिन 4 दिन हमें नहीं पता चला, तो हमने पुलिस वालों को एफआईआर के लिए बोला कि एफआईआर काटो। पुलिस ने जो एसएचओ थाने के थे उन्होंने एफआईआर बोला कि जी हम यही काटेंगे कि गुम है। हमने बोला गुम नहीं, गुम वो रह ही नहीं सकता इतना, गुम तो क्योंकि वो वो इंसान होता है या तो बच्चा सियासी हो। कारकुन है, वो जिस जगह पे है वो गुम रहने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने सारा उसको मालूम कर लिया, बंदा हमारा अगवा हो चुका है। मैं सॉरी कट कर रहा हूँ मुख्तार साहब, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गुम तो वो होता है या तो बच्चा हो या ज़हनी तौर पर कोई जी, जी। मफलूज इंसान हो, वो गुम हो सकता है, कोई बहुत बूढ़ा इंसान हो वो गुम हो सकता है। जी। लेकिन एक आदमी जो कि बिल्कुल जवान है और वो पॉलिटिकली एक्टिव भी है और जी। वो गुम नहीं हो सकता, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह हुई होगी, वजह अगवा होगी। ही हो सकता है वो। जी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर से गायब हो जाए, मोबाइल ही बंद कर दिया हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, और ये तकरीबन 4 मई को आखिरी दफ़ा मुलाकात होती है भाई से, और 4 मई से तकरीबन 16 मई तक आप थाने पहुंच जाते हैं। जी सर। तकरीबन 12 दिनों के 15 बाद मई, आपको 15 मई को 15 मई को हमने आपको आइडिया application होता है कि जमा कोई ना कोई मसला हो जी गया है। सर। फिर क्या होता है? उसके बाद जो है मकसद है कि जब वहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन चलती है तो मेरी 19 तारीख को एफआईआर काटी गई। एफआईआर कटवाते वक्त वुरसा पर हुआ एक और चौंका देने वाला इंकशाफ। एफआईआर में हम लोगों ने अगवा की कटवाई, उसमें उसके कोर्ट में मैटर था उसका। हाँ। उसके वकील ने हमें 2 पेपर दिए
उसके अंदर उसने उन पे खदशा ज़ाहिर किया हुआ था कि मुझे इनसे खतरा है और इन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं। अच्छा, उन्होंने पहले से बताया हुआ था? जी जी सर, ये वकील को पता था उनके, हमें नहीं इल्म था। ठीक है। वकील ने हमें वो जब हमने तो वकील से कोर्ट में मामला चल क्या रहा था इस सारे मामले से पहले क्या वाक़या, किससे? कोई अकरम गोंदल का एक प्लाट था, अकबर गोट है, अकबर बलोच गोट है, यहाँ पे पाकलैंड रोड पे घग्गर फाटक पे। कितना बड़ा प्लॉट है? सर प्लॉट तकरीबन 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ है। अच्छा जी, तो वो गोठाबाद में उसको मिला हुआ था, तो उसमें उसने बगीचा वगैरह घर बनाया हुआ छोटा था। सा फार्म हाउस बनाया। जी सर, तो पहले उसका वहाँ पे झगड़ा हुआ, झगड़ा होने से झगड़ा किससे हुआ वहाँ पे? वो वहीं के कोई लोग थे, तो वही जो जिनके नाम उसने दिए थे कोर्ट में वो वही लोग थे वहाँ पे। तो क्या वो लोग ये उस जमीन का तनाज़ा था, उस 1 एकड़ जी जमीन? जी सर, वो तो ज़मीन वो का जो था। दूसरी पार्टी थी वो क्या कहती थी ये ज़मीन किसकी है? वो इसको मिसाले वहाँ निकालने के चक्करों में थे, तो ये कहता था मिसाले गोट जो आबाद किया हमने किया है, वहाँ पे गैस मंजूरी, बिजली का जो सारा सिस्टम वो सारा करवाने वाला ये था। वहाँ पे वाटर टैंक बनवाया, उसके बाद वहाँ पे रोडें बनवाई। ज़मीन क्या उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ख़रीदी थी या किसी की ज़मीन पे जाके बैठ गए थे? नहीं सर, वो फ़र्श की ज़मीन थी, किसी की मलकियत वो नहीं थी। ठीक है, तो उनको वो ज़मीन मिली। वो ज़मीन और जो फ़र्श की। इलाके के मकीन थे वो चाहते थे वो वहाँ पे ना रहें। जी, वो लोग यही चाहते थे कि ये वहाँ ना रहें। उसके बाद उसके साथ झगड़ा किया, हम लोगों ने उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। हमने बोला तुम अकेले होते हो, कोई नुकसान नहीं पहुँचे तेरे को, तो हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। ये जब वहाँ पे उनका तनाज़ा हुआ तो वहाँ पे किसी ने उनसे मार पीट की, किसी ने मारा पीटा उनको? सर झगड़ा हुआ था इनका, मिसाल है कि इसकी एक उंगली जो है वो भी ऐसे है, मिसाल है कि वो भी वहाँ पे टूटी थी। उसके बाद जो है उसने मिसाल है केस फाइल कर दिया कोर्ट में इनके ऊपर। ओके। जो उसके लोग थे उन पे केस फाइल कर दिया। केस फाइल किया, मिसाल है कि उन्होंने फिर वो हमारे पास भी आए थे अच्छा। कि भाई हम इसको मिसाल है कि जो ये चाहता है हम करते हैं, अभी इसको बोलो कि केस उठा ले। उसने बोला मैं केस नहीं उठाऊंगा। और केस किस बात का किया था? केस उसी का ज़मीन का, वो कब्जा कर रहे थे, तो ये उसी ज़मीन का केस करके बैठा था कि मिसाल है तो कि अच्छा वो पीछे हटने को तैयार थे, ठीक है आप ज़मीन ले लो, केस वापस ले लो, ज़मीन भी ले लो। वो ये चाह रहा था, इसने गोट मंजूर कराई थी गरीबों के लिए, वो गोट बेचना चाह रहे थे, ये गोट बेचने नहीं दे रहे। इसने बोला मैंने पीपी से कराई है गरीबों के लिए, मैंने बेचने के लिए नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दबाव डाल के उसको बोला भी हमने बेचनी है, हमने पैसा लगाया, हमने ये किया है। भाई पैसा लगाया कहाँ लगाया है? गोट तो मैंने मंजूर कराई है, आपने कहाँ पैसा लगाया है? वे सिर्फ बेचने के लिए इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है। जो भी 2-3 दफ़ा उसके साथ फटा हुआ है सिर्फ बेचने के लिए। कुछ प्लाट उन्होंने बेचे भी हैं, लेकिन ये बेचने नहीं देता था, कोर्ट में स्टे लगवा लेता था। उसने गरीबों के लिए कराई थी, मैं गरीब बिठाने। ये जो उसने वकील के पास ऑलरेडी अपनी गुमशुदगी से पहले जो नाम लिखवाए थे वो कौन कौन किस किसके नाम थे? ये सर जी उसने पटिशन दाखिल करवाई थी, जैद मस्तोई, शम्स फरीन, और के बाद कोई चंद तकरीबन 7 आदमी हो रहे हैं, तो उनके पास उसने पटिशन दाखिल कराई थी। हाँ। पटिशन में वो हमें भी पता चला कि ये पटिशन इसने कराई, ये फटा हुआ है, उन्होंने जान मारने की धमकी दी। हाँ। तो वो पटिशन दाखिल करा कि वो उसने कापी निकाली, वो उसमें हमने FIR करवाई है। जी हाँ, तकरीबन और उसमें कितने लोगों नॉमिनेट किया उन्होंने? 11 आदमी। 11 लोगों का। अगर जी। मुझे कुछ होता है जी तो ये जिम्मेदार ये होंगे। जिम्मेदार होंगे। अगर मैं अगवा हूँ या मैं इनको कत्ल किया जावे तो ये आदमी हमारे पास है। अच्छा, ये तो मामला हुआ कि पीछे एक ऐसा भी तनाज़ा एक चल रहा था जो कि वजह बन सकता था उनकी गुमशुदगी का। क्या ज़मीन का ये झगड़ा अकरम गोंदल के अगवा का सबब बना या फिर पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं? कहां से मिला अकरम गोंदल का सुराग? कैसे उलझाया गया इस केस को? अकरम की वालदा ने रोते हुए किया किस दर्दनाक हकीकत का इजहार? तड़पती बहन की जुबान पर है आखिर क्या पुकार? अल्लाह वास्ते वाली अपील है, साडा भाई सन जिंदा या मुर्दा। चौंका देने वाले हक़ाइक़ दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरा पुत्र जिंदा भी था, एक अनोखा केस, वाटर बोर्ड के मुलाजिम और सियासी वर्कर का अगवा। अल्लाह वास्ते वाली अपील है, साडा भाई सन जिंदा या मुर्दा है।
तस्वीर अकरम गोंदल की, कागजात में किसी और का नाम। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी और डेड बॉडी के ऊपर तस्वीर लगा दी है उनकी जी सर, जख्मी हालत में, और कहा जी। गया है कि ये बंदा है। खबर के अंदर है किसकी लाश, पुलिस किस पर है मेहरबान। डेटा इंटर उसका हो रहा है परसों 13 तारीख को। वहाँ पे भले पैसा दिया है या जैसे भी इन्होंने किया है, MLO की इन्होंने मिसाल बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया है पुलिस ने 13 तारीख को, और उस पर डेट 4 तारीख की लिखवाई है। हादसा या कत्ल, केस मुअम्मा बन गया। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जिंदा हालत में जी मिला जी, है? जिंदा हालत में यहाँ हमारे पास आया तशद्दुद शुदा, बिल्कुल 7 तारीख को जब वहाँ गया ना। मेरी फैसलाबाद से अपील मेरा पुत्र दे 10 साल निकली होया ये अगर ठीक कोई मिलाद होंदी है करो और मेरे को गल कोई नहीं। कोई मिलाद होंदी है मेरी करो, मेरा पुत्र जिंदा भी है समझे मेरे वही खुश रहे। और मेरे को लब खामोश हुए तो आंखें बोल पड़ी। गम से तड़पती इस बूढ़ी माँ का बेटा गया तो कहाँ। बड़ी अलमनाक है ये कहानी। बहन क्या नाम है आपका? रसगा अच्छा, आपके बड़े आपसे छोटे थे वो, मेरे तो छोटे हो तो आपने तो बचपन से उनको देखा होगा, तो कैसी तबीयत के मालिक थे इकराम? तबीयत उन्होंने दी अच्छी सी, बस उन्होंने कोई आए वो अपनी पार्टी ना छड़ सकते, सानों बहना भांगन भी छड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी ना छड़ सकते। वो किस उम्र में वो पार्टी का हिस्सा बने, किस उम्र में वो पॉलिटिकली इतने इस एक्टिव हुए? चीज़ का बेटा सन जरा वो ज्यों आया कराची वो इससे पार्टी का हिस्सा, उसकी जिंदगी पूरी लग गई है मेरा बेटा। 20-25 साल से वो इसी पार्टी। इसी पार्टी 20-25 नहीं 40 साल आखो। चले, ये तो समझ आएगी कि वो सियासी तौर पे बहुत सरगर्म थे, जी और हाँ। सबसे ज़्यादा जो वो तरजीह देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, वो जी हाँ। पॉलिटिकल पार्टी को, जिस सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी थी उसको देते थे। उसके अलावा आप लोगों के साथ उनका रवैया साडी ठीक चीज था? जस अगे जेड़ा फौजी हो सके अल्लाह वास्ते वाली अपील है साडा भाई सन जिंदा या मुर्दा है। आप लोगों के साथ रवैया ठीक था उनका, सही था, ख्याल करता था, आप सब लोगों से प्यार करता साडे था? प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, मेरे बेटियां नाल मेरियां बेटियां नाल बहुत प्यार करता है, अपने बानियां चीज़ां खरीद के देंदा सी, बहुत प्यार करता है, मेरे नाल भी बहुत प्यार करता है कि तू साडी एक बहन है। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, जबकि आप तो एक ही पीछे। बहन थी? जी हाँ, एक ही बहन थी। बड़े जेड़े पुलिस ते जितने बड़े अफसर नो छोटियां छड़ के उन्हां के भी साडी अल्लाह वास्ते वाली अपील है। बेनज़ीर दे बेटे अगे भी साडी अल्लाह वास्ते वाली अपील है, साडी मदद करे। मेरे भाई गरीब नो, मजदूर नो, इतना सरमाया नहीं कि अस इतना सरमाया भर के उसनों ढूंढ लभ के सानी इमदाद चाहिए हुकूमत दी, ओदी पार्टी दी इमदाद दी सन जरूरत है। साडी ये अपील है मेरा बेटा, और साडा कोई तनाज़ा नहीं किसी नाल, जिंदा या मुर्दा है, असी माँ आ बहन असी रुसां दुसां उसनू दफन करके सब्र करते सी। अकरम जिंदा है या जान की बाजी हार चुका है, पुरसा को लाहक हैं क्या खदशात, इंतहाई गौर तलब है प्रोग्राम का ये अगला हिस्सा। तो आप मंडी भाउद्दीन में थी जब आपको जी। इत्तला मिली कि भाई जो है वो लापता हो गए, भाई गुम गए हैं? भाई गुम गए मंडी बौलदीन दी सन पता लगे ना, मेरे छोटियां भाइयां फोन किया, इन्हां तस्वीरां गलियां, उत्थों असीं रात पराती सीटां करांगा ना, असीं इत्थे आ गए। इत्थे आया आज पे लभदा, कल पे लभदा, कोई पुलिस बानी हथ नहीं साडा तो फदिया, कोई उसको पुलिस रजिया क्या जहन में आता है, कहाँ गया होगा, क्या हुआ है? उसका कोई बेटा साडा ज़हन नहीं जाता, साडे ने किसी अगवाई किया गया, वही साडा इतनी देर ना रह सकता, ये अल्लाह पाक न पता है तो किसी जिंदा ने है सोचा या था कि मोया। ये सब कुछ हो जाएगा जो हुआ है? साडे तो ज़हन ही बेटा और नहीं कम करते, बस की सोचना की होना। मुझे ये बताएं कि ये लोग भी आगे मंडी भाउद्दीन से, अब सब आप लोग ढूंढ रहे थे, तो उसमें घर में क्या कैफियत थी, क्या ज़ाहिर बात है घर में तो ख़वातीन बैठी होती हैं, बात कर रही होती हैं कि क्या हुआ होगा। एक होता है ना कि जब कोई आपका प्यारा ऐसे गुमशुदा हो जाए, लापता हो जाए, तो फिर बहुत वसवसे दिल के अंदर आते हैं, बंदा सोचता है कि पता नहीं क्या, जैसे माँ है, माँ तो ये सोचेगी मेरे बेटे ने खाना खाया है कि नहीं खाया, किस हालात में होगा, किसी तकलीफ़ में तो नहीं है, तो माँ का दिल तो काम जाता है। तो क्या घर वालों की कैफियत क्या थी घर में इतने दिन? बस ज़हर आपको पता है कि जब भाई चला जाए तो फिर कैसे हालात होते हैं, यही सोचते थे कि कभी ना कभी आ ही जाएगा ना,
कहीं से मतलब घूमता फिरता यही आ उम्मीद जाएगा। थी आपको था जी कि- बहुत क्योंकि उम्मीद, वो अभी भी काफ़ी- उम्मीद से हैं कि अल्लाह करे तो कहीं से आ जाए, लेकिन महीने से ऊपर हो रहा है, उम्मीद तो नहीं अब बाकी रही। उम्मीदें क्यों दम तोड़ चुकी हैं? जिन्ना हॉस्पिटल से मिली क्या खबर? कैसे एक तस्वीर देखकर वुरसा खून के आंसू रोए? क्या लावारिस लाश अकरम की थी या फिर कब्र के अंदर कोई और दफन है? हम सर जनाब में गए हैं, जनाब में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किसी किस्म का भी। पुलिस क्यों है उलझन का शिकार? क्यों ये केस मुअम्मा बना है? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरी मिलाद और मेहरबानी करो, मेरा पुत्र जहाँ जिंदा भी था उनने मेरे वही पुत्र। एक अनोखा केस, वाटर बोर्ड के मुलाजिम और सियासी वर्कर का अगवा। अल्लाह वास्ते वाली अपील है, साडा भाई संडूटे में जिंदा या मुर्दा है। तस्वीर अकरम गोंदल की, कागजात में किसी और का नाम। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी और डेड बॉडी के ऊपर तस्वीर लगा दी है उनकी जी सर, जख्मी हालत में, और कहा जी। गया है कि ये बंदा है। कब्र के अंदर है किसकी लाश? पुलिस किस पर है मेहरबान? डेटा इंटर उसका हो रहा है परसों 13 तारीख को। वहाँ पे भले पैसा दिया है या जैसे भी इन्होंने किया है, MLO की इन्होंने मिसाल बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया है पुलिस ने 13 तारीख को, और उस पर डेट 4 तारीख की लिखवाई है। हादसा या कत्ल? केस मुअम्मा बन गया। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जिंदा हालत में जी मिला जी है। जिंदा हालत में यहाँ हमारे पास आया तशद्दुद शुदा, बिल्कुल 7 तारीख को जब वहाँ गया ना, उसकी तस्वीरें भी मतलब उन्होंने दी हैं ईदी वालों को, तशद्दुद शुदा थी एक, मतलब मैयत की थी, लेकिन अब वहाँ से भी कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि एक डेड बॉडी मिलती है जो कि हाँ। तशद्दुद ज़्यादा थी, उसके बारे में कहा गया कि ये अकरम की है। जी एदी वालों ने ये कहा है कि वो तस्वीर उसकी है, लेकिन मैयत उसके और कागजात वगैरह या फाइल वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ बस तस्वीर ही दी उन्होंने, दिखाई है कि ये तस्वीर उसकी है। तो आप लोगों ने तस्वीर को मैच किया, उस तस्वीर जो अकरम आप पहचान? तस्वीर भाई की है, लेकिन उसके अलावा और कोई कागजात कोई सबूत नहीं दे रहे वो। अच्छा अब हुआ क्या, मुझे अब ये बताएं कि आप लोग तलाश जारी रखे हुए थी। अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि ईदी से एक आपको खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है ईदी से आपको? खबर सारे ईदी से मैं खुद गया हूँ पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाले पहले चक्कर लगाते रहे, कह रहे कि ज़फ़र भाई तस्वीर उसकी नहीं है। तो एक दिन हम कोर्ट तारीख थी 8 तारीख वाले दिन, तो ऐसा ही वो कहता है कि ज़फ़र भाई आप चलो हमारे साथ, चल देखते हैं ईदी सेंटर में, उसके बाद जनाब में चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलो। हम सर जनाब में गए हैं, जनाब में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किसी किस्म का भी। अकरम गोंदल कहेंगे वो ज़ख्मी आया है, या उन्होंने बोला ज़ख्मी हालत में अकरम गोंदल यहाँ आए ही नहीं। MLO जो भी डॉक्टर शिफ्ट थे, तो वहाँ से फिर हम पुलिस को साथ लेके वहाँ गए ईदी सेंटर में। जब सर मैंने तस्वीरें देखी, देखने तस्वीर मेरे भाई की तस्वीर आ गई। मैंने गया आपके भाई बोला की जी, मैंने बोला कि ये हमारे भाई की तस्वीर है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये हम मसलन इसको दफना आया, भाई इसका रिकॉर्ड किधर है? अके रिकॉर्ड नहीं है। भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं, जब हमारा भाई आपने दफन किया है, जहाँ मसलन ये भाई फौत हो गया है, तो इसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो कहते रिकॉर्ड नहीं है। मैं क्या सिर्फ तस्वीर लगाई हुई, जो नीचे रिकॉर्ड लगा हुआ है अब्बास अली का लगा हुआ है, कोई और सखर का अब्बास अली फौत है, रिकॉर्ड टोटल उसका है, हमारे भाई की सिर्फ लेकिन ऊपर आप- तस्वीर है। आपके भाई की तस्वीर है, उसका मतलब ये कि आपके भाई की तस्वीर किस हालत में है ये मुझे बताएं। ये ज़ख्मी हालत, तशद्दुद होया है, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ख़राब होया है। लेकिन पहचानने लायक जी है। जी मैंने पहचान तो लिया। आपने पूछा कहाँ दफनाया है, किस जी जगह जी दफनाया? वो कह रहे हैं, वो पता नहीं कौन से कब्रिस्तान का नाम लिया है कि हमने वहीं, ये तस्वीर वाला वो नाम नहीं लेते, वो कहते नहीं, हैं अब ये भी तो हो सकता है कि अगर आपके भाई अगवा हुए, उनकी जी, जी। सारी आइडेंटिटी जो थी वो उनके वॉलेट वगैरह, उनके शनाख्ती जी। कार्ड छीन लिया गया जी। हो और ईदी वालों को एक लावारिस लाश मिली हो। जी जी, ये भी तो हो सकता है ना, और ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही अगर मसलन तो आप वहाँ किस किस्म का रिकॉर्ड उनसे चाह रहे हैं? अगर आपको मैं- पता है कि ये आपके भाई की तस्वीर है, तो आप तो पता लगाएं कि वो कब्र किधर है। सर जी ये तो देखो ना, तस्वीर तो उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन भाई का रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना। कह रहे हैं इनका 8 दिन हमारे पास ज़िंदा रहा है,
जना से आया है, 8 दिन हमने उसका इलाज कराया है। भाई इलाज किया तो भाई ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना। अच्छा, वो ये कह रहे हो कि जिंदा हालत में जी मिला जी, है? जिंदा हालत में यहाँ हमारे पास आया, तशद्दुदशुदा बिल्कुल 7 तारीख को जब वहाँ गया ना, 7 तारीख को शिफ्ट हुआ है वहाँ। ईदी सेंटर में मौजूद तस्वीर अकरम की ही है, लेकिन रिकॉर्ड में नाम किसी अब्बास अली का है। ऐसे में वरसा उलझ चुके हैं और उन्हें किसी सूरत यकीन नहीं है कि कब्र में अकरम दफन है या फिर अब्बास अली। चले, वो तो मुझे समझ आ गई कि पेपर वर्क में कोई मसला हुआ है, ठीक है सर मसला नहीं हुआ ये, तस्वीरों में मसला हुआ कि तस्वीरें दी गई हैं, वहाँ बंदा नहीं था। हमारा मानना आज तक यही है कि ये तस्वीरें वहाँ पे दी गई, पहले किसी तरीके से पहुँचाई गई, मगर बंदा वहाँ नहीं पहुँचाया गया। पहले इन्होंने बोला कि आप जी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी और डेड बॉडी के ऊपर तस्वीर लगा दी है उनकी, जी सर, जख्मी हालत में, और कहा जी। गया है कि ये बंदा है। जब जिना वाले मानते ही नहीं कि हमने भेजा नहीं, वो कहते हैं कि जी जिना ने हमारे पास भेजा है 7 तारीख को। जब जिना भेज ही नहीं रहा, वो कैसे कह रहे हैं कि जी हमारे पास जिना ने भेजा है। केस काफी उलझा हुआ नजर आ रहा था, तभी हमारी टीम के कुछ मेंबरान ईदी सेंटर भी गए ताकि इस केस की तह में उतरकर हकीकत सामने लाई जा सके। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो जिना में पहुंचा। पहले जिना से फिर उनके पास कोई अटेंडेंट नहीं था, शेल्टर के लिए उन्होंने हमें दे दिया। एदी होम आया, एदी होम में 7 दिन रहे वो, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, 3 दिन सर्द खाने में बॉडी रखी, उसके बाद भी कोई वर्षा नहीं हुए तो फिर उन्हें हमने तदफीन कर दी माजगोड़ कब्रिस्तान में। तो फिर किस तरह पता चला कि किस तरह शनाख्त हुई, क्या प्रोसेस हुआ? ये कम से कम जब तदफीन हो गई उसके 10-15 दिन के बाद उसका भाई आए सर्द खाने पे ढूंढने, क्योंकि कोई भी डेड बॉडी जो हम तदफीन करते हैं उसकी तस्वीर ले लेते हैं। तो उसने तस्वीर से पहचाना कि ये मेरा भाई है। तो उसके बाद फिर उसकी सारी इंक्वायरी हुई, पता चला कि ये वो हकीकी में उनका भाई है। अच्छा, तो अब ये क्या प्रोसेस होता है कि आप लोग तदफीन कर देते हैं तो फिर उठा आते हैं, तो फिर क्या सिलसिला होता है दोबारा? नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जो के बोलते हैं भाई हमें कब्र नंबर दे दो, उनका एक नंबर अलाट होता है, कब्र पे तख्ती लगी होती है, वो जाके फातहा वगैरह कर लेते हैं जो उन्होंने करना है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम ले जाएंगे, कब्र कुशाई हो, तो वो फिर एक ऑफिशियली मसला है, मजिस्ट्रेट वगैरह बैठेंगे, कब्र कुशाई होगी, फिर वो सिस्टम अलग है। उसकी कंडीशन कैसी थी? कोई उसने नाम वगैरह नहीं बताया, कोई घर का पता नहीं बताया, कोई इस तरह? नहीं, अक्सर औकात ऐसा होता है, बाज़ ज़ख्मी बता देते हैं नाम या कोई फ़ोन नंबर या उसके कपड़ों में से कोई चीज़ निकल आती है, पर जब वो हमारे पास आया तो उसके पास कोई सामान नहीं था, ना कोई शिनाख्त थी, नाम उसका लिखा हुआ था, वही नाम हमने ही अलाट कर दिया था। इस वजह से ये सारा मसला है कि उसने अपना रिपीट नहीं कहा कि अभी मेरा नाम अब्बास है या इकराम है। जो जिना से लिख के आया था वही नाम हमने लिखा, और वो थोड़ा वीक बहुत ज़्यादा ही था, तो इसलिए उसने कोई अब मज़ीद उसमें कोई नाम अपना सही से या एड्रेस नहीं बता पाया। इंचार्ज ईदी सेंटर के मुताबिक जो नाम कागजात पर लिखा था उन्होंने उसे ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और फिर उस पर तस्वीर लगाई। चलें, ये अगर ये मसला हुआ हुआ भी है और इस इबहाम को अगर ख़त्म करना है तो जो वहाँ पर है, आप कोर्ट में तो आपने किया वही है, तो आप कब्र खुशाई क्यों नहीं करवाते? सर कब्र खुशाई की तरफ तो हम जब जाने, जब पहले हमें ये तो फाइनल करें कि ठीक है, वो कहते हैं जी अकरम की लाश है, अकरम की लाश है, तो एक जख्मी कहाँ पे हुआ? बिल्कुल आप सही बात करें। अब ये भी हो सकता है अगर ईदी वाले ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अकरम को भेज दिया, जी सर, जिना वालों ने, क्योंकि ऐन मुमकिन है जब अकरम पे तशद्दुद हुआ होगा, जी सर, तो वो कॉन्शियस नहीं रहे। जी, ईदी में उसी वक्त इंसान एक आता है जब वो उसकी हालत ठीक हो गई हो, लेकिन वो समझ ना सकता, उसको उसकी आइडेंटिटी ना पता चल रही हो, तो उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिया कि इसको चले रख लें जब तक कोई वारिस इनका नहीं आता। जी सर, यार भी वो उस हालत में नहीं थे कि अपनी फैमिली को फ़ोन कर सकें, या उनको इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि वो किसी को पहचानने से कासिर थे। और जब अस्पताल में रहे होंगे 2-3 दिन, तो अस्पताल वालों को तो बेड चाहिए होता है, उन्होंने कहा कि इनको ईदी भिजवा दें क्योंकि इनकी हालत संभल गई है, और उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिया। तो सर यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए ना, जिना में तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि ये बंदा हमने भेजा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर जिना वालों को इस सिचुएशन में मिला है कि उनको नाम ही ना पता हो, आपने खुद का तशद्दुद के निशान है। सर तस्वीर हमने जाके दिखाई है जिना में, उसके बाद जब वो ये तस्वीर वहाँ पे हमें मिली है, हम गए हैं जिना में वही तस्वीर लेके जो तशद्दुद ज़्यादा थी, हम इमरजेंसी में लेके गए हैं। उसके बाद वहाँ पे हमने सारा MLO के पास लेके गए हैं, उन्होंने साफ इनकार किया कि ये बंदा हमारे पास नहीं आया है।
जिन्ना हॉस्पिटल की इंतजामिया ने इस बात से इनकार क्यों किया, क्यों केस को उलझाया गया? बुरसा की तरफ से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने अकरम गोंदल के शनाख्ती कार्ड से ड्यूटी कार्ड तक सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से बरामद किए? अकरम के साथ कोई हादसा हुआ था या फिर किसी ने कत्ल किया? किस नतीजे पर पहुंची है पुलिस की तफ्तीश? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी जून को 13 जून को आके उसने क्या किया है कि मिसाल है कि उस दिन ये पहले भाई उसके साथ जाता था हर दफ़ा, 15 को ये अपना 13 को ये भाई उसके साथ नहीं गया। वहाँ से जाके उसने 11 बजे हमें फ़ोन किया कि आपके भाई के जितने भी वो कागजात उसकी जेब में थे, शनाख्ती कार्ड था, उसका ड्यूटी कार्ड था, उसका मिसाल है कि वो कोरोना वाला कार्ड था, उसके अलावा उसके विजिटिंग कार्ड थे और लोगों के विजिटिंग कार्ड जो उसकी जेब में थे वो सारे जो है मुझे CIA में मिले हैं। आगे ये नहीं बोला कि CIA कुरंगी में मिले, हमें नहीं पता CIA कुरंगी कहाँ है। तो CI कुरंगी में जो कागज़ ये कैसे पहुँचे? जब वो कागज़ हमने शाम को जाके देखा है तो कागज़ों के ऊपर जो चिट लगी हुई है, जो नंबर लगा हुआ है, वो जिना का लगा हुआ है। जब कागज़ इसको CIA में मिले तो चिट उसमें जिना की कैसे लगी? सबसे पहली बात ये नोट करें। तो इसका आप ये कह रहे हैं कि जिना वालों ने उनका डाटा एंटर ही नहीं किया आपने उसमें सिस्टम में? जी सर, नहीं था ना, डाटा एंटर ही नहीं था ना, और उन्हें वो भिजवा दिए वहाँ पर। डेटा इंटर उसका हो रहा है परसों 13 तारीख को। 13 तारीख को उसका डेटा इन्होंने इंटर करवाया, वहाँ पे भले पैसा दिया है या जैसे भी इन्होंने किया है, MLO की इन्होंने मिसाल बाकायदा वो सर्टिफिकेट हासिल किया है पुलिस ने 13 तारीख को, और उस पर डेट 4 तारीख की लिखवाई है, रात के 11:30 बजे की। हम लोगों ने बोला ठीक है, आप लोगों ने ये भी कर लिया है, हमारी तसल्ली जब होगी हमें वो चाहिए कि कौन सी जगह पे इसके साथ हादसा हुआ है। जिस जगह पे वो हादसा शो कर रहे हैं उधर हमारे भाई का आना जाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट हुआ है। अभी जो जितना भी वो केस बन के आया है ना वो सारे एक्सीडेंट का है। डेटा जो इसने बोला कि CIA के पास हमें कागज़ मिले, उसके ऊपर पर्ची जिना की क्यों लगी हुई है? CIA का होना चाहिए था ना। जब CIA के पास कागज़ थे तो CIA वालों ने क्यों नहीं थाने को इन्फॉर्म किया कि भाई ये बंदा जो है आपका हादसा हो गया है, ये इस थाने का स्टील बिन कासम का या स्टील टाउन का, वो उनका जो एड्रेस था वो वहाँ था अकबरकोट का जो कार्ड पे था। तो इनको चाहिए था ना कि मिसाल के स्टील तो थाने को CIA इन्फॉर्म करती कि भाई ये बंदा जो है 4 तारीख को आपका ऐसे मिसाल है कि यहाँ पे इसके साथ ये हादसा हो गया है, लिहाजा आप इसके मालिकों को तलाश कर दें। बुरसा के मुताबिक पुलिस कत्ल को हादसे का रंग देकर मुल्जिमान को बचाने के बहाने ढूंढ रही है। मुख्तार, आपके ख्याल में क्या फ़ायदा उनको उस वक्त आइडेंटिटी ना दिखाने का और अब एक सब साथ चीज़ें मिलने में उनको फ़ायदा क्या है? कि उन्होंने जिन्ना अस्पताल में MLO भी काबू कर लिया, पुलिस भी काबू कर लिया, अगर इतने बड़े वो हैं लोग तो वो इससे उनको मिला क्या? सर बड़े हैं तो वो गोट का कब्जा मिला उनको, और क्या मिला उनको? एक मिनट, इनको सारा फ़ायदा सिर्फ यही है, अकरम गोंदल कोर्ट में नहीं जा सके, हम ज़मीन तकसीम कर लें, सिर्फ इनको यही एक मफाद है। पुलिस को हर सूरत इन इल्जामात और खदशात का जवाब देना चाहिए और बुरसा ने जिन पर शक का इजहार किया उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए, वरना उंगलियां तो उठेंगी। टीम इंकशाफ ने कोशिश की लेकिन तफ्तीशी अफसर से राब्ता ना हो सका। तहम अगले दिन टीम इंकशाफ थाना बिन कासिम जा पहुंची, लेकिन हस्बे मामूल कानून के रखवालों ने ऑन कैमरा बात करने से किया साफ इनकार। तहम ऑफ कैमरा हमारी टीम को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। अकरम गोंदल कत्ल केस में पुलिस का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उस दिन पुलिस से हमारी बात नहीं हो सकी। एक दिन लिया हमारी टीम ने, और क्योंकि ऑन कैमरा पुलिस आने को बोलने को तैयार नहीं होती तो हमारी टीम फिर उनके पास गई। उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया ये मिल के आए हैं तफ्तीशी अफसर से, और जैसे कि जो फैमिली वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, तो जानते हैं क्या कहना है पुलिस का। जी रज़ा जी, जो बिन कासिम थाने के हदूद में ये तमाम तर हुआ है वाक़या, और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं जो इस केस को देख रहे थे उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से उन अफसरान ने उनको जो है हटा दिया था, मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद न्यू जो तफ्तीशी अफसर हैं मरवत, उन्होंने जो है चार्ज लिया है। उनका ये कहना है कि अब उन्होंने बाकायदा जो है ये कमेटी इस तरह की बनाई है और अब बाकायदा उनकी तरफ से जो है ये लेटर लिखा जाएगा और बाकायदा इसकी जो है कबर कुशाई भी की जाएगी। उसके बाद जो है
जब कब्र कुशाई के बाद उसका बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसमें जो है DNA मैच किए जाएंगे और तमाम तर उसमें ये रीज़न सामने आ जाएगा कि वजह मौत क्या है। क्योंकि ये हादसा है या कत्ल है? जी बिल्कुल हादसा या कत्ल है। और पुलिस का ये कहना है कि कुछ अवाइद हमें ऐसे मिले थे कि उसका हादसा हुआ है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फैमिली ये मानने को तैयार नहीं है। और उनके पास जो मुख्तलिफ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जिना अस्पताल से उन्होंने हासिल कर लिए हैं, लेकिन अब ये तमाम तर फैसला किया गया है तो बाकायदा लेटर लिखा जाएगा और फिर खबर कुशाई होगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रज़ा आपका। आप क्या अपील करना चाहेंगे ज़फ़र? हम सर चीफ जस्टिस से अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे भाई का जो सिस्टम जो भी है इसका मसला हल करे। उसके बाद बिलावल भुट्टो से एहतजाज करते हैं मेहरबानी करके हमारा भाई ज़िंदा है या मुर्दा है वो किसी न किसी टाइम डंडा करें पुलिस को, तो हमारा भाई दी लाश या कोई भी है ज़िंदा है तो ज़िंदा दे दें, लाश है तो लाश दे दें। सर हम अपील ये करना चाहते हैं सिंध वज़ीर आला को, आसिफ जरदारी को, बिलावर साहब को और वगैरह पूरे कायदीन को हम करना चाहते हैं। भाई हमारा भाई SHO को भी, DSP DIG को, पूरे सिंध के अदारों तमाम को, भाई हमारा भाई अगवा हुआ है और कराया गया है। हमें ये भी तवक्को है कराया गया है, कोई ऐसे नहीं हुआ है। हमें ये अपील हम करते हैं हमें खुदा वास्ते जो ज़िंदा है या मुर्दा है हमें पक्की निशानदेही कराएं या दें लाश उसकी। अपील ये है कि हमारी GIT बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इसने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसने भटकाया है और झूठ पे मबनी इसने सारा कुछ किया है। ये हम अम्मा जी से पूछेगा, क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? मैं पुत्र चाहिए, मैंने और कुछ भी नहीं चाहिए। मोया या जिंदा है वो मैंने खुदा वास्ते ले दियो। मेरा पुरुष आया कुछ बना देने पे बड़ी हो तो खाती ना पैसा लेकर मेरा पुत्र मार के दफन किया ना या जिसे भी किया ना। मैंने पुत्र चाहिए मेरा पुत्र, मैंने और किसी चीज़ की नहीं। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਨੂੰ भाई चाहिए। बड़ा कर्ब होता है जब एक फ़ैमिली को अपने मुंह से ये कहना पड़े कि हमें हमारा जो प्यारा है ज़िंदा नहीं तो मुर्दा ही दे दो। तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हर वो फैमिली लगा सकती है जिनको अपने प्यारों से मोहब्बत है। तो सोचें आपका प्यारा माँ का बेटा भी है, यहाँ पे भाइयों का भाई भी है, बहन का भाई भी है, वो अकरम गोंदल जो है, और वो इस लेवल पे आ गए, वो कह रहे हैं यार ज़िंदा नहीं तो हमें मुर्दा ही दे दो। अब ये चाहिए कि इस केस को एक केस स्टडी के तौर पे लें और इसमें जितने भी मामला ख़राब हुए, चाहे वो अस्पताल के लेवल पे हुए, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हुए, या वो उस वेलफेयर का जो इदारा है उसके लेवल पे हुए, इन सब को मिला के ये सारे मामलात को ठीक किया जाए ताकि कल कोई और किसी का प्यारा इस तरह से जाए तो इस कर्ब से, इस तकलीफ से ना गुजरे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो पुलिस की जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर अकरम गोंदल ने निशानदही कर दी थी कुछ अर्सा पहले कि अगर मेरी नागहानी मौत होती है या मेरी मौत अनयूजुअल तरीके से होती है तो फिर ये लोग जो हैं इनसे ज़रूर तफ्तीश की जाए। तो फिर मेरा सवाल पुलिस से यही है कि उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पुलिस को इसको सीरियसली लेना चाहिए। और इसी दुआ के साथ कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह करे वो वक्त ना आए कि जब हम अपने किसी प्यारे के लिए कहीं पर ये गिड़गिड़ाएँ कि हमें ज़िंदा दे दें या मुर्दा दे दें। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।